दुनिया के सारे मर्द अचानक खत्म हो जाते हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ महिलाएं ही बचती हैं, लेकिन दो आदमी किसी तरह बच जाते हैं और जिंदा रहते हैं। आखिर उन दो आदमियों के साथ ये सारी महिलाएं क्या करती हैं? अगर सच में दुनिया में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? पूरी फिल्म इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सिर्फ बड़ों के लिए है। अगर आप छोटे हैं तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। अब चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत साल 1991 से होती है। कुछ वैज्ञानिक हाइबरनेशन गहरी कृत्रिम नींद की तकनीक को सफल बनाने के लिए दो विशेष स्लीपिंग चैम्बर्स तैयार करते हैं। इन चैम्बर्स को टेस्ट करने के लिए दो स्वयंसेवकों की जरूरत होती है। तब मैक्स और अल्बर्ट नाम के दो लोग इस प्रयोग में हिस्सा लेने के लिए आगे आते हैं। मैक्स को नए नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद होता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस प्रयोग को सफल बनाना चाहता है। अपने परिवार को मनाने के बाद वो इस मिशन में शामिल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अल्बर्ट एक बायोलॉजिस्ट होता है। उसे भी वैज्ञानिक प्रयोगों में काफी दिलचस्पी होती है। वो सोचता है कि अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो उसे भी पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी, इसलिए वो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता है। इन दोनों के लिए जो स्लीपिंग चैम्बर्स बनाए गए थे उन्हें मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर कूपिल्स-वाइजर ने तैयार किया था। इससे पहले प्रोफेसर ने एक चिंपैंजी पर पूरे 1 साल तक यही प्रयोग किया था, जो पूरी तरह सफल रहा था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कार भी मिले थे। अब वही प्रयोग पहली बार इंसानों पर किया जाने वाला था। मैक्स और अल्बर्ट के चैम्बर्स में जाने की तारीख तय कर दी जाती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। दोनों को स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर लिटाकर दरवाजे पूरी तरह लॉक कर दिए जाते हैं। योजना के अनुसार उन्हें इन चैम्बर्स में 3 साल तक सोना था। यानी अभी साल 1991 है, इसलिए उन्हें 1994 में बाहर निकाला जाना था। दोनों बहुत उत्साहित होकर उन चैम्बर्स में सो जाते हैं। आखिर वे कोई साधारण काम नहीं कर रहे थे। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो बाहर आने के बाद पूरी दुनिया उन्हें जानती और उन्हें एक अलग पहचान और बहुत बड़ी शोहरत मिलने वाली थी। इसी वजह से दोनों को चैम्बर्स में बंद किए जाने का पूरा कार्यक्रम लाइव टीवी पर प्रसारित किया जाता है। दुनिया भर के लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते हैं और इस ऐतिहासिक पल को देखते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें 3 साल बाद बाहर आना था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि दोनों साल 2044 में जाकर उन स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकलते हैं। यानी वे लगभग 53 साल तक लगातार हाइबरनेशन में सोते रहते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद उनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ती। चैम्बर से बाहर निकलने के बाद उनके पोस्ट हाइबरनेशन मेडिकल टेस्ट शुरू होते हैं। दोनों वहीं बैठकर रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ महिलाएं वहां आती हैं और उन्हें खाना देती हैं। दोनों आराम से खाना खाते हुए आपस में बात करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल हो गया है। अब जैसे ही वे बाहर जाएंगे पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगेगी और वे रातों रात मशहूर हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वे अगले 4 दिनों तक उसी फैसिलिटी में रुकते हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी मैक्स और अल्बर्ट को एक बात अजीब लगती है। इन 4 दिनों में उनसे मिलने या उनकी देखभाल करने के लिए सिर्फ महिलाएं ही आती हैं। उन्हें एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। आखिरकार दोनों को शक होने लगता है। वे वहां की सिक्योरिटी चीफ जूलिया से पूछते हैं, 4 दिनों से हम यहाँ हैं, लेकिन हमें एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया। और जिस प्रोफेसर कूपिल्स-वाइजर ने हमारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था वो कहाँ है? उसी समय वहां एक महिला डॉक्टर आती है। वो दोनों को एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, जिस वैज्ञानिक ने तुम्हारे ऊपर यह प्रयोग किया था उसकी कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। तीसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए एक भयानक न्यूक्लियर युद्ध में दुनिया के लगभग सभी पुरुष खत्म हो गए और अभी तुम लोग साल 2044 में हो। ये सुनते ही दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। तकनीकी रूप से अब उनकी उम्र 88 साल हो चुकी होती है, लेकिन हाइबरनेशन की वजह से वे अब भी जवान दिखाई देते हैं। दोनों को यकीन ही नहीं होता कि यह सच है। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ कोई मजाक किया जा रहा है। वे उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे में एक भी खिड़की नहीं होती। वे पूरी ताकत से मुख्य दरवाजा धक्का देते हैं, लेकिन अचानक उन्हें जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। दोनों मजबूर होकर वापस उसी कमरे में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जूलिया कंट्रोल रूम में बैठकर कैमरे के जरिए उन दोनों पर नजर रख रही होती है। वो माइक्रोफोन से कहती है, अगर किसी तरह तुम यहाँ से भाग भी गए तब भी बाहर जाकर सामान्य जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि अब इस दुनिया में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। हमने पुरुषों के बिना जीना सीख लिया है, यहाँ तक कि हम कृत्रिम तकनीक की मदद से बच्चों को भी जन्म दे रही हैं। हमें अब पुरुषों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर मैक्स और अल्बर्ट पूरी तरह उलझ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद कमरे में लगे एक बड़े टीवी पर उन्हें बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। वहां मौजूद महिलाएं पूरी तरह बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रही होती हैं, क्योंकि दुनिया में अब कोई पुरुष बचा ही नहीं है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। ये सब देखकर मैक्स और अल्बर्ट के दिमाग में एक अलग ही योजना आती है। दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अगर सच में पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही 2 आदमी बचे हैं तो अब हमारा कोई मुकाबला करने वाला भी नहीं है।
किसी तरह हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद जितनी चाहें उतनी लड़कियों के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। यही सोचकर उसी शाम जब जूलिया उन्हें खाना देने आती है तो मैक्स उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो जूलिया के पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल जूलिया उसे हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है। असल में इस नई दुनिया की सभी महिलाओं को एक खास दवा दी जाती है जिससे उनके अंदर किसी भी तरह की शारीरिक इच्छाएं पैदा नहीं होती। इसी वजह से जूलिया पर मैक्स की हरकत का कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों को उस फैसिलिटी के दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात इस नई दुनिया की सबसे ताकतवर महिला से करवाई जाती है। वो इस पूरे समाज की सुप्रीम लीडर होती है। इसके बाद उन्हें उस पुरानी दुनिया के बचे हुए अवशेष दिखाए जाते हैं जो न्यूक्लियर युद्ध से पहले मौजूद थी। सब कुछ देखकर मैक्स और अल्बर्ट पूछते हैं, जब हम हाइबरनेशन में सो रहे थे तब आखिर दुनिया में ऐसा क्या हुआ, हमें पूरी सच्चाई बताइए। तब वहां मौजूद महिलाएं उन्हें पूरी सच्चाई बताती हैं। वे कहती हैं, जिस वैज्ञानिक ने तुम्हें हाइबरनेशन चैम्बर्स में भेजा था उसी ने तीसरे विश्व युद्ध के दौरान एक खास तरह का बम बनाया था। उसका उद्देश्य यह था कि उस बम की मदद से पुरुषों से जुड़े जीन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएं, लेकिन प्रयोग पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। बम का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया कि पूरी दुनिया के लगभग सभी पुरुष हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये सुनकर मैक्स और अल्बर्ट हैरान रह जाते हैं। फिर वे पूछते हैं, अगर ऐसा था तो तुम लोगों ने पुरुषों के जीन को दोबारा विकसित करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस पर वहां मौजूद सभी महिलाएं जवाब देती हैं, हमें पुरुषों के बिना ही जिंदगी जीना पसंद है। जब पुरुष इस दुनिया में थे तब वे हमें हमेशा कमजोर समझते थे, हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे और हमें सिर्फ बच्चों को जन्म देने की मशीन समझते थे। लेकिन उनके खत्म होने के बाद हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा शांत और बेहतर हो गई है, इसलिए हमें पुरुषों की अब कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वे दोनों को फिर से उसी लैब में बंद कर देती हैं। दूसरी तरफ जूलिया बार बार मैक्स के बारे में सोचने लगती है। जिस दिन मैक्स ने उसे किस करने की कोशिश की थी उसी दिन से उसके शरीर में दी जाने वाली दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगा था। अब उसके अंदर भी इंसानी भावनाएं और आकर्षण फिर से जागने लगे थे। अपनी उलझन दूर करने के लिए जूलिया उस फैसिलिटी में रहने वाली सबसे बुजुर्ग महिला के पास जाती है। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें मैक्स और अल्बर्ट नहा रहे होते हैं। वीडियो देखते ही वो बुजुर्ग महिला मुस्कुराने लगती है। वो भावुक होकर कहती है, इन्हें देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। फिर वो जूलिया से कहती है, जो जिंदगी हम आज जी रहे हैं वो असली जिंदगी नहीं है। जब इस दुनिया में पुरुष थे तब प्यार था, रोमांस था और भावनाएं थी। उन्हीं चीजों की वजह से जिंदगी में असली खुशी थी। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं चाहूंगी कि पुरुष फिर से इस दुनिया में लौट आएं। उधर मैक्स और अल्बर्ट भी लगातार भागने की योजना बना रहे होते हैं। वे कमरे के अंदर लगी कुछ तारों को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे ही सिस्टम खराब होता है कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों तुरंत बाहर निकलकर भागने की कोशिश करते हैं। वे पूरी फैसिलिटी में इधर उधर दौड़ते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। आखिरकार जूलिया उन्हें पकड़ लेती है और वापस उसी कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद भी दोनों कई बार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते हैं। आखिर में वहां की सभी महिलाएं एक बड़ा फैसला लेती हैं। वे मैक्स और अल्बर्ट से कहती हैं, अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, तुम्हें ऑपरेशन करवाकर एक महिला बनना होगा। ये सुनते ही दोनों साफ इनकार कर देते हैं। उसी समय कमरे की छत खुलती है। ऊपर बहुत सी महिलाएं बैठी होती हैं। वे फैसला करती हैं कि इस मुद्दे पर वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग के बाद सिर्फ एक वोट के अंतर से यह निर्णय लिया जाता है कि मैक्स और अल्बर्ट का ऑपरेशन करके उन्हें महिला बना दिया जाएगा। ये फैसला सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वे अब नहीं भागे तो कभी नहीं बच पाएंगे। ये फैसला सुनते ही मैक्स और अल्बर्ट बुरी तरह घबरा जाते हैं। वे एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और इस बार किसी तरह उस कमरे से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। दोनों तेजी से भागते हुए एक लंबी सुरंग में कूद जाते हैं। सुरंग से फिसलते हुए वे सीधे एक बड़े कचरे के बैग में जा गिरते हैं। बाहर निकलकर वे देखते हैं कि आसपास कई महिलाएं अपनी जिंदगी खुलकर एंजॉय कर रही हैं। कुछ महिलाएं तो बिना किसी झिझक के आजादी से घूम रही होती हैं। ये सब देखकर मैक्स और अल्बर्ट बेहद उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। उसी समय जूलिया भी वहां आ जाती है। वो चुपके से दोनों को पुलिस से बचाकर एक गुप्त कमरे में ले जाती है। उसके बाद जूलिया कहती है, ये जगह एक अंडरग्राउंड बंकर है। न्यूक्लियर युद्ध के बाद पृथ्वी की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद अपनी आंखों से देख लो। वो उन्हें एक पेरिस्कोप के पास ले जाती है जिससे जमीन की सतह दिखाई देती है। मैक्स और अल्बर्ट ऊपर का नजारा देखते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन, चट्टानें और धुआं ही धुआं है। सब कुछ पूरी तरह उजड़ा हुआ लगता है। जूलिया कहती है, अगर तुम लोग ऊपर जाने की कोशिश भी करोगे तो वहां मौजूद रेडिएशन की वजह से एक पल भी जिंदा नहीं बचोगे। इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है। वे मैक्स और अल्बर्ट को फिर से पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़वाने के लिए पुलिस जूलिया की तारीफ भी करती है और उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद दोनों को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। महिलाएं फैसला कर चुकी होती हैं कि अब इन दोनों का ऑपरेशन करके इन्हें हमेशा के लिए महिला बना दिया जाएगा।
लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ऑपरेशन करने के लिए जो बुजुर्ग महिला डॉक्टर आती है वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स की अपनी बेटी होती है। सालों पहले जब मैक्स इस प्रयोग में शामिल हुआ था तब उसने अपनी पत्नी और छोटी बेटी को छोड़ दिया था। बेटी ने पूरी जिंदगी अपने पिता के बिना बिताई थी। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसके पिता ने परिवार से ज्यादा अपने प्रयोग को चुना। अब जब उसे पता चलता है कि ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ आदमी उसका अपना पिता है तो उसके दिल में सालों का गुस्सा और नफरत फिर से जाग उठती है। वो तय कर लेती है कि आज वो अपने पिता से अपने बचपन का हर दर्द और हर हिसाब बराबर करेगी। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है उसी समय जूलिया एक नर्स का भेष बनाकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है। वो चुपके से मैक्स और अल्बर्ट को वहां से छुड़ा लेती है और उन्हें फिर उसी कमरे में ले जाती है जहां से बाहर निकलने वाली कैप्सूल मौजूद होती है। लेकिन पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले रेडिएशन सूट पहनने पड़ते हैं। तीनों जल्दी जल्दी रेडिएशन सूट पहनते हैं और उस एस्केप कैप्सूल के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे ही वे कैप्सूल चालू करते हैं स्क्रीन पर एक पासवर्ड मांगा जाता है। तीनों को पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं पता होता। वे वहां मौजूद 2 गार्ड महिलाओं को पकड़कर उनसे पासवर्ड पूछते हैं लेकिन वे भी कहती हैं हमें पासवर्ड नहीं पता, ये सिर्फ सुप्रीम लीडर को ही मालूम है। मैक्स गुस्से में महिलाओं को कोसने लगता है और तभी अचानक बिना पासवर्ड डाले ही कैप्सूल एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में कैप्सूल उन्हें लेकर पृथ्वी की सतह की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में कैप्सूल पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। मैक्स सबसे पहले बाहर निकलता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है लेकिन अचानक किसी अदृश्य चीज से टकरा जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे सामने कोई इनविजिबल बैरियर हो। वो अपने पास मौजूद चाकू निकालकर उस अदृश्य दीवार को काट देता है। जैसे ही वो बैरियर टूटता है तीनों बाहर निकलते हैं लेकिन बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। उनके सामने एक खूबसूरत समुद्र तट बीच फैला हुआ होता है। तभी उन्हें समझ में आता है कि इतने सालों तक उनके साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया था। असल में उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि पृथ्वी की सतह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और बाहर सिर्फ रेडिएशन ही रेडिएशन है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें हरे भरे पेड़ भी दिखाई देते हैं। मैक्स और अल्बर्ट एक दूसरे से कहते हैं अगर पेड़ पौधे अभी भी जिंदा हैं तो इसका मतलब पृथ्वी पूरी तरह सामान्य है। फिर भी वे एहतियात के तौर पर अपने रेडिएशन सूट नहीं उतारते। वे उसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद उनके सूट में मौजूद ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। तभी मैक्स आसमान की तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक पक्षी खुले आसमान में आराम से उड़ रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत अपना हेलमेट उतार देता है और खुशी से कहता है अगर बाहर कोई पक्षी जिंदा उड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये सुनकर अल्बर्ट और जूलिया भी अपने अपने सूट उतार देते हैं। तीनों आजादी की खुली हवा में सांस लेते हैं। काफी देर तक चलते चलते उन्हें दूर एक सुंदर घर दिखाई देता है। वे सावधानी से उसके अंदर जाते हैं। घर का इंटीरियर बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई अभी भी रहता हो। मैक्स फ्रिज खोलकर देखता है, अंदर ताजा खाना रखा होता है। तीनों भूखे होते हैं इसलिए खाना बाहर लेकर आते हैं और बैठकर आराम से खाने लगते हैं। कई सालों बाद पहली बार वे खुली हवा में बिना किसी डर के अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होते हैं। उधर अंडरग्राउंड बंकर में जूलिया की एक महिला असिस्टेंट सोचती है कि उसे हर हाल में भागे हुए लोगों को पकड़ना चाहिए। वो बचा हुआ आखिरी रेडिएशन सूट पहनती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया देखकर वो भी चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि अब तक उन्हें जो कुछ भी बताया गया था वो सब एक बहुत बड़ा झूठ था। कुछ देर बाद वो मैक्स, अल्बर्ट और जूलिया को ढूंढ लेती है। वो उन पर बंदूक तान कर कहती है तुम लोग तुरंत सरेंडर कर दो। लेकिन तभी उसके सूट की ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अल्बर्ट तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो उसे सीपीआर देकर उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो उसका रेडिएशन सूट उतारता है उसे होश आ जाता है। होश में आते ही वो अल्बर्ट को देखती है। पहली बार किसी पुरुष को इतने करीब से देखकर उसके अंदर दबी हुई भावनाएं जाग उठती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और अचानक अल्बर्ट को किस कर देती है। उधर दूसरी तरफ मैक्स जूलिया को घर के एक अलग कमरे में ले जाता है। वो उसे प्यार, आकर्षण और 2 लोगों के बीच रिश्तों के बारे में समझाने लगता है। धीरे धीरे जूलिया भी उन भावनाओं को महसूस करने लगती है जिन्हें दबाने के लिए वो पूरी जिंदगी दवाइयां लेती रही थी। कुछ समय बाद चारों उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों महिलाएं ऊपर नहा रही होती हैं तब मैक्स और अल्बर्ट नीचे लिविंग रूम में आराम से बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक घर के अंदर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वे देखते हैं कि उसी समय इस पूरी दुनिया की सुप्रीम लीडर वहां पहुंच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो बाहर से नहीं आती। वो घर के अंदर बने एक सीक्रेट लिफ्ट के जरिए सीधे अंडरग्राउंड बंकर से ऊपर आती है। मैक्स और अल्बर्ट तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। इसी दौरान धक्का मुक्की में उसकी विग उतर जाती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। और तभी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उनके सामने जो शख्स खड़ा होता है वो कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष होता है।
ये देखकर मैक्स और अल्बर्ट पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे उससे पूछते हैं, आखिर तुम औरत का भेष बनाकर क्यों रह रहे हो? तब वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है, तीसरे विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया के लगभग सभी पुरुष मारे गए तब बच गए कुछ पुरुषों को भी महिलाओं ने पकड़कर उनका ऑपरेशन करवाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए बचपन से ही छिपा कर रखा। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने भी औरत का रूप धारण कर लिया और उन्हीं के बीच रहने लगा। वो आगे कहता है, मेरी बुद्धि और योजना बनाने की क्षमता की वजह से धीरे धीरे मैं इस समाज का सुप्रीम लीडर बन गया। मैंने सभी महिलाओं को यह विश्वास दिला दिया कि पृथ्वी की सतह पूरी तरह रेडिएशन से भरी हुई है, इसलिए मैंने उन सबको इस अंडरग्राउंड बंकर में ही रहने पर मजबूर कर दिया। आज तक वे सभी उसी झूठ पर विश्वास कर रही हैं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैक्स और अल्बर्ट उसके साथ एक समझौता करते हैं। वे कहते हैं, हम तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन बदले में हम दोनों और हमारे साथ मौजूद ये दोनों महिलाएं यहीं आजादी से रहेंगे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। सुप्रीम लीडर भी इस समझौते के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह अब तीनों पुरुष एक ही पक्ष में आ जाते हैं। कुछ समय बाद मैक्स और अल्बर्ट उस लैब में पहुंचते हैं जहां कृत्रिम तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता था। दोनों चुपके से अपने जैविक नमूने उन मशीनों में मिला देते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, दुनिया में फिर से पुरुषों की नई पीढ़ी का जन्म हो। कुछ समय बाद वहीं एक लड़के का जन्म होता है। उसे देखने के लिए एक नर्स आती है, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पुरुष को नहीं देखा होता। जैसे ही उसकी नजर उस नवजात लड़के के शरीर पर पड़ती है, वो हैरानी और डर से जोर से चीख पड़ती है। और इसी मजेदार दृश्य के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।